आप डॉटनेट लर्नर हैं और आपको डॉटनेट सीखना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सी शार्प तो सीख लेते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि डॉटनेट कोर इसमें कहाँ पर है। ये डॉटनेट कोर जनरली किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, किस टाइप के एप्लीकेशंस में डॉटनेट कोर यूज होगा, डॉटनेट कोर का इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, डॉटनेट फ्रेमवर्क और डॉटनेट कोर में क्या डिफरेंस होता है, डॉटनेट 5.0 के अंदर किस तरीके से यूनिफाइड डॉटनेट इन्वायरमेंट बनाया गया है, डॉटनेट 6.0 डॉटनेट कोर है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क है। ये सभी कंफ्यूजन बहुत सारे डॉटनेट लर्नर्स, डॉटनेट डेवलपर्स को जनरली हो रहा है कि अभी मार्केट के अंदर किसका पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है, डॉटनेट कोर का चल रहा है कि डॉटनेट मिक्स का चल रहा है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क का चल रहा है, एएसपी डॉटनेट किसके अंदर होता है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर होता है कि डॉटनेट कोर के अंदर होता है, एएसपी डॉटनेट कोर और एएसपी डॉटनेट दोनों एक ही है कि अलग अलग है। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन बहुत सारे डॉटनेट डेवलपर्स को आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताने वाला हूं कि डॉटनेट कोर को हम किस तरीके से सीख सकते हैं, डॉटनेट कोर जनरली होता क्या है, डॉटनेट कोर के अंदर कैसे हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक पूरा फुल प्रूफ एक प्रोजेक्ट बना करके, एक सिंपल प्रोजेक्ट बना करके आपको बताया हुआ है, और साथ ही एक एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वाइज मैंने डिफरेंशिएट किया है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी हम किसके लिए बनाते हैं, कंट्रोलर क्या होता है, मॉडल क्या होता है, व्यूज क्या होता है, लेआउट्स क्या होता है, रेजर व्यू टेम्पलेट्स क्या होता है, मास्टर टेम्पलेट कैसे हम इसके अंदर मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम हाइपरलिंक जनरेट करते हैं, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने क्रिएट किया है और ASP.NET Core MVC का एक बेसिक एप्लीकेशन बना करके बताया है, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए। डेफिनेटली आपको डॉटनेट कोर के बारे में पता चलेगा और डॉटनेट कोर के अंदर का जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो भी आप एक रियल टाइम वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो पहले क्या चलता था, मतलब डॉटनेट 5.0 के पहले जो भी हमारा पूरा का पूरा जो वर्क था वो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंडर में था। पर आज के डेट में डॉटनेट ने पूरी तरह से जो सपोर्ट दे दिया है वो डॉटनेट फ्रेमवर्क को हटा करके अब डॉटनेट कोर में दे दिया है। तो डॉटनेट का जो भी लेटेस्ट एडिशन आप यूज कर रहे हो, चाहे वो डॉटनेट 6 हो, चाहे वो डॉटनेट 7 हो, मतलब 5 के बाद जो भी डॉटनेट आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है वो क्या है, डॉटनेट कोर ही है। ठीक है, क्योंकि अब डॉटनेट कोर ही माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कर रहा है, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि आपको भी पता है कि अब मार्केट के अंदर सिर्फ हम किसी भी यूजर को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप मैक यूज मत करो। आप यदि मेरा सॉफ्टवेयर चलाना है तो आप पहले विंडोज यूज करो, तभी आप मेरा सॉफ्टवेयर चलाओ। तो आधे से ज्यादा यूजर्स तो वैसे ही बाहर चले जाएंगे, क्योंकि यूजर्स को हम ओएस के अंदर की डिपेंडेंसी थोड़ी दे सकते हैं कि नहीं नहीं आपको विंडोज ही चलाना होगा तभी हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा। तो आजकल क्या है, ओपन सोर्स चल रहा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म चल रहा है कि हम अपने एप्लीकेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये बिहेवियर कौन प्रोवाइड करा, डॉटनेट कोर ने। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मार्केट में आजकल जितने भी टेक्नोलॉजी थे डॉटनेट के कंपटीटर, जैसे जावा की बात करें या अपन पीएचपी की बात करें या अपन पाइथन की बात करें या जितनी भी टेक्नोलॉजी रूबी ऑन रेल्स की बात करें, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर चल रहे हैं ये सब के सब ओपन सोर्स हैं। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पेड रिसोर्स प्रोवाइड करती थी। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया था, डाउन होने लग गया था। बाकी जैसे जावा का मार्केट है ये अप हो रहा था, पाइथन का मार्केट भी अप हो रहा था, पीएचपी का मार्केट भी क्या हो रहा था, अप हो रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क रिलीज करें जो मार्केट में क्या हो, ओपन सोर्स हो। ओपन सोर्स के साथ साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म भी हो, उसको कोई भी उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको एक्सेस किया जा सके। तो इस तरीके का जो इम्प्लीमेंटेशन है, डॉटनेट ने इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क ही डिजाइन कर दिया जिसका नाम है डॉटनेट कोर। इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी दिया है कि डॉटनेट कोर इज एन ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड इन 2016। सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था, 2016। इट इज नाउ पार्ट ऑफ द डॉटनेट यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर डॉटनेट 5 ऑनवर्ड्स। क्योंकि आजकल क्या डॉटनेट 5 के बाद पहले तो डॉटनेट 1 पॉइंट मतलब 0, 3.2, 2.0, 3.0 इस तरीके से रिलीज किया उसने। फिर इकट्ठा उसने क्या करा कि अब डॉटनेट कोर को पहले अलग रिलीज करता था माइक्रोसॉफ्ट और डॉटनेट फ्रेमवर्क को अलग रिलीज करता था। तो उसके बाद फिर उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसमें डॉटनेट फ्रेमवर्क के फीचर भी रहेंगे और डॉटनेट कोर के फीचर्स भी रहेंगे, दोनों फीचर्स रहेंगे। तो डॉटनेट 5 ऑनवर्ड्स अब डॉटनेट किस टाइप से जाना जाता है, डॉटनेट यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। अब इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो मैंने पहले बताया। दूसरा एडवांटेज ये है लाइट वेट, क्योंकि आपने यदि कुछ ऐसे लोग होंगे जैसे मान लो इस बैच में जिन्होंने ASP.NET वेब फॉर्म्स में काम करा होगा। आपने यदि ASP.NET वेब फॉर्म्स में काम करा है तो आपके लिए तो वो बहुत अच्छा था,
क्यों? क्योंकि आपको पूरा कंट्रोल मिल जाते थे टूल बॉक्स में। आप यहाँ से ड्रैग करते थे ग्रिड व्यू, और ग्रिड व्यू से यहीं से एक डेटा सोर्स लेते थे और सीधे डेटा सोर्स से आप कनेक्ट कर लेते थे डेटाबेस को। मतलब आपको एक भी लाइन का कोड नहीं बनाना पड़ता था और पूरा मास्टर फॉर्म बन जाता था। क्रेड ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, पैजिनेशन, रिपीटर के थ्रू आप रिपीट भी करा देते थे। मतलब किसी को डॉटनेट के अंदर सी शार्प का एक लाइन का कोड भी नहीं आता, वो बंदा भी डॉटनेट एएसपी डॉटनेट वेब फॉर्म्स में जाकर के ग्रिड व्यू, रिपीटर, लिस्ट व्यू, डेटा लिस्ट, इन सभी सर्वर साइड कंट्रोल का यूज करके पूरा काम कर लेता था। इसलिए डेवलपर के लिए तो बहुत फास्ट था। लेकिन अब आप खुद सोचो कि ग्रिड व्यू एक सर्वर साइड कंट्रोल है, और सर्वर साइड कंट्रोल कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करता है प्रोसेस करने में। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जितने भी वेब एप्लीकेशन डेवलप हो रहे थे उनका परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू पीएचपी, एज कंपेयर टू जेंगो, एज कंपेयर टू रूबी ऑन रेल्स, एज कंपेयर टू जावा स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग एमवीसी, उसके कंपैरिजन में 50% ज्यादा था। मतलब 50% ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले उसने ASP.NET वेब फॉर्म्स को मॉडिफाई करा, और ASP.NET वेब फॉर्म्स को मॉडिफाई करके उसने ASP.NET वेब एमवीसी रिलीज करा। आपने देखा होगा कि पहले ASP.NET वेब फॉर्म्स चलता था। आज भी बहुत सारी कंपनियां जो पुराने टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं वो आज भी ASP.NET वेब फॉर्म्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, पर उनका प्रोजेक्ट जो है ना आज के डेट में फेल हो रहा है। इसलिए वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ASP.NET वेब एमवीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ASP.NET वेब एमवीसी के अंदर भी लिमिटेशन वही था, मैंने आपको बताया कि ASP.NET वेब एमवीसी क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। आप इसको लिनक्स में नहीं चला सकते, इसको आप मैक में नहीं चला सकते। तो इसलिए डॉटनेट ने फिर से मॉडिफिकेशन करा और फिर ASP.NET कोर एमवीसी रिलीज करा। तो जो ASP.NET कोर एमवीसी है ये डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क का पार्ट होता है, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, इजी टू डिप्लॉयड होता है, इजी टू मैनेजिंग होता है। इसका जो परफॉर्मेंस होता है ये एज कंपेयर टू ASP.NET MVC और ASP.NET वेब फॉर्म से बेटर होता है। इसलिए आज के डेट में जितनी भी आईटी कंपनी है वो सब के सब ASP.NET कोर एमवीसी का यूज कर रही है फॉर वेब एप्लीकेशन। क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी जो एरा चल रहा है, अभी का जो आईटी का पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उसमें वेब इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट पोजीशन पे है। क्योंकि वेब इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्लाउड के थ्रू आसानी से हैंडल्ड है। ठीक है, इसलिए अब कंपनी ASP.NET कोर एमवीसी में ही काम कर रही है। मैंने उसके फीचर्स बता दिया आपको कि ये लाइट वेट है, हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है, आइडियल फॉर क्लाउड, किसी भी क्लाउड में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, एपीआईज बना सकते हो, माइक्रो सर्विसेज बना सकते हो। माइक्रो सर्विसेज मतलब इंडिपेंडेंट सर्विसेज। ठीक है, आजकल क्या है, इंडिपेंडेंट सर्विसेज से पूरा प्रोजेक्ट, मतलब आजकल प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर ही चेंज हो गया। अब पुराना मॉडल पे प्रोजेक्ट नहीं बनता। अब प्रोजेक्ट कैसे बनता है कि अब आपको रिएक्ट, एंगुलर या ब्लेजर इनका यूज करके क्या बनाना है, फ्रंट एंड बनाना है। यदि आपको सर्वर साइड फ्रंट एंड बनाना है ब्लेजर का यूज कर लो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में बहुत सारी डॉटनेट कंपनियां एंगुलर भी यूज करती है, कुछ कंपनियां रिएक्ट यूज कर रही है, तो इससे पूरा एक फ्रंट एंड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, डॉटनेट के अंदर एपीआई बनेगा, और इस एपीआई को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे। आपको पूरा डिजाइन यहाँ पे करो, डेटा स्टोर किसके थ्रू करो, एपीआई के थ्रू करो। तो आजकल पूरा का पूरा वर्क किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, एपीआई। और एपीआई दो टाइप से बनते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट एपीआई को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो सर्विस। इसमें हर एपीआई इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे एपीआई पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और साइड बाय साइड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि आजकल एजाइल मॉडल चल रहा है, और एजाइल मॉडल में यही होता है कि आपका जो वर्क है, जितना आपने काम करा उतना क्लाइंट के पास भी क्या होना चाहिए, उसका अपडेट होना चाहिए। मतलब वर्क आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको पुश करना है, और सीधे सीधे वो क्लाइंट के सर्वर पे भी, मतलब जो लाइव वर्क है ना, वो सीधा सीधा क्या हो जाना चाहिए, शो होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट जब प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर होता है तो कोई डिपेंडेंसी तो होती नहीं है कि ये नहीं बनेगा तो ये नहीं चलेगा। पहले क्या सोचते थे अपन कि जब तक ये नहीं बन रहा है तब तक ये पूरा प्रोजेक्ट ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या था, मोनोलिथिक था। आज का प्रोजेक्ट क्या है, माइक्रो सर्विस बेस्ड है। माइक्रो सर्विस बेस्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपको किसी भी टाइप की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। और डॉटनेट कोर, सी शार्प, एफ शार्प, वीवी डॉटनेट, इन सभी को सपोर्ट भी करता है। तो जो पुराने डेवलपर्स हैं वो भी खुश हो गए, क्योंकि उनको भी अलग से कोई नया लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा इसका इवोल्यूशन ऑफ डॉटनेट वर्जन मैंने पूरा डायग्राम से बताया है कि डॉटनेट 1.0 से 3.1 इनिशियल वर्जन ऑफ डॉटनेट कोर। ठीक है, डॉटनेट 1.0 से 3.1
पहले डॉटनेट को कोर को अलग ही रिलीज किया गया था। मतलब डॉटनेट फ्रेमवर्क अपना अलग रिलीज होता था, डॉटनेट कोर अलग रिलीज होता था, मतलब दो अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क बनाए गए थे शुरू में। फिर डॉटनेट 5 में फर्स्ट यूनिफाइड वर्जन, इन दोनों को मिक्स करके डॉटनेट 5 बनाया गया। इसमें दोनों चीजें हैं, आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। फिर डॉटनेट 6 बनाया गया, LTS प्रोडक्शन रेडी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए बनाया गया। ठीक है, डॉटनेट 7 बनाया गया, फर्स्ट इटरेशन न्यू फीचर्स। इसके बाद डॉटनेट 8 LTS मोस्ट रिसेंट स्टेबल एंड प्रोडक्शन रेडी। अभी डॉटनेट 9 भी रिसेंटली रिलीज हुआ है, पर अभी भी कंपनी मोस्ट ऑफ द केस में डॉटनेट 8 में ही काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि LTS यही है। डॉटनेट 9 जो है अभी वो चल रहा है, मतलब उसके अंदर काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के वनरेबिलिटीज हैं, वो अभी सॉल्व हो रहे हैं। तो ये डॉटनेट का पूरा फ्लो है। द डॉटनेट रन टाइम, मैंने आपको बताया था कि डॉटनेट रन टाइम को अपन क्या बोलते हैं, CLR बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉटनेट रन टाइम को डॉटनेट रन टाइम ही बोलते हैं। इसका एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट एग्जीक्यूट द डॉटनेट एप्लीकेशंस को ही एग्जीक्यूट करता है। इट प्रोवाइड्स मेमोरी मैनेजमेंट, टाइप सेफ्टी, गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सभी सर्विसेज हैं जो आपने प्रीवियसली पढ़े हैं। कोर CLR मतलब डॉटनेट का CLR अलग होता है, और डॉटनेट कोर का जो CLR होता है वो कोर CLR होता है। इज अ स्पेसिफिक रन टाइम यूज्ड इन डॉटनेट कोर और डॉटनेट 5+। मतलब डॉटनेट 5+ में अब कोर CLR चल रहा है, अब नॉर्मल CLR नहीं चल रहा है। डॉटनेट अब आपको CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस भी दे रहा है। कमांड लाइन इंटरफेस से आप वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे स्कैप फोल्डिंग, इसमें एक वर्ड यूज होता है स्कैप फोल्ड। स्कैप फोल्ड मतलब ऑटोमेटिकली रेडीमेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है स्कैप फोल्ड, और स्कैप फोल्ड के थ्रू आप डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है, डिजाइन बेस्ड ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर स्टाइलिंग, ये सभी चीजें आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हो विदाउट एनी लाइन ऑफ कोड। तो अभी भी शॉर्टकट है डॉटनेट में, ये मत सोचो कि डॉटनेट डॉटनेट जाना ही जाता है शॉर्टकट के लिए, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो आज भी मार्केट के अंदर डॉटनेट जो है ना वो शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, लेकिन किसके थ्रू करता है, स्कैप फोल्ड के थ्रू करता है। बिल्ड एंड रन, डॉटनेट बिल्ड कंपाइल्स डॉटनेट रन, ये कमांड है इसकी। आप डॉटनेट बिल्ड कंपाइल्स करोगे, कोड कंपाइल हो जाएगा। डॉटनेट मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलो और कमांड प्रॉम्प्ट में ये कमांड लिखो, आपको वहां पर GUI में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि जब आप लिनक्स में चलाओगे तो वहां पर तो कोई इतना GUI से ऑपरेशन नहीं होता ना, लिनक्स में सब कुछ टर्मिनल्स होता है। ठीक है, तो टर्मिनल से करने के लिए आपको ये आपके पास टर्मिनल ऑपरेशंस भी है। टेस्ट एंड पब्लिश, यदि आपको डॉटनेट को टेस्ट करना तो ये कमांड है डॉटनेट टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट रन होगा। डॉटनेट पब्लिश ये डिप्लॉयमेंट के लिए होगा, जैसे आप डॉटनेट पब्लिश करोगे तो डिप्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म, द CLI वर्क्स सीमलेसली ऑन विंडोज, लिनक्स एंड मैक OS, इन सभी में ये काम करता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। डॉटनेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इसको अपन बोलते हैं SDK। क्या बोलते हैं इसको, SDK। SDK मतलब जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जैसे डॉटनेट का भी सॉफ्टवेयर है, comprehensive suite. The .NET SDK is essential for .NET development. It includes all necessary tools. इसमें CLI भी होता है। Developers can install and manage multiple SDK version on single machine, preventing conflicts. ठीक है, डेवलपर अलग अलग टाइप के SDK इंस्टॉल कर सकता है अलग अलग वर्जन्स को मैनेज करने के लिए। अब आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो यूज करते हो तो विजुअल स्टूडियो में ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट रहती है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि .NET SDK कहाँ होता है, जबकि इनिशियली विजुअल स्टूडियो .NET SDK ही डाउनलोड करता है। .NET क्लास लाइब्रेरी, ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा अलग से इम्प्लीमेंट है। जैसे अभी आप क्लास बना रहे हो, तो जैसे आप क्लास बनाते हो वैसे क्या होता है, क्लास लाइब्रेरी भी होती है। क्लास लाइब्रेरी एक्चुअली DLL के फॉर्मेट में ज़्यादा होती है। जैसे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी की बात करें अपन, जैसे आप अपन ने पढ़ा भी है कुछ, जैसे अपन ने सिस्टम डॉट कलेक्शन पढ़ा, system डॉट IO पढ़ा, ठीक है, system डॉट नेट ये भी होता है। ठीक है, तो नेटवर्किंग, कलेक्शन, रिच फंक्शनलिटी है, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक, शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया ना कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में इसका यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक और मिलेगा NPM। अब जैसे NPM मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, नोड JS में, पर डॉटनेट में NPM मतलब होता है न्यूगेट पैकेज मैनेजर। न्यूगेट एक्चुअली क्या है, न्यूगेट एक्चुअली इसकी एक लाइब्रेरी है, एक पर्टिकुलर पैकेज मैनेजर है, जैसे आप समझ सकते हो, जहां पर आप मल्टीपल डॉटनेट के अंदर की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में।
अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना है। जैसे आपके पास आजकल क्या है, डॉट नेट आपका एक रेडीमेड क्या बना दिया उसने, क्लाउड दे दिया कि अब आपको कहीं से अलग जगह से ढूंढने की जरूरत नहीं, गूगल में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर की कोई भी लाइब्रेरी यदि आपको डाउनलोड करना है तो गूगल में नहीं जाना है आपको, चैट जीपीटी में नहीं जाना है आपको, नुगेट पैकेज मैनेजर रहेगा विजुअल स्टूडियो में, वहां पर आप क्लिक करिए, वहां से आपको जो भी सॉफ्टवेयर जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल करना है, एसक्यूएल सर्वर का पर्टिकुलर आपका टूल्स इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो वो सब चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपको फैसिलिटी डॉट नेट कोर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनियां आज के डेट में डॉट नेट कोर पे ही काम कर रही है, क्योंकि अब काम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो नया इन्हांसमेंट हो रहा है वो डॉट नेट कोर के अंदर ही हो रहा है और यूनिफाइड हो गया। मैंने बताया कि 5.0 के बाद अब आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही हो गया। उसमें कोर फीचर्स भी है, नॉर्मल फीचर्स भी हैं, और नॉर्मल फीचर्स में वो ज्यादातर अपडेशन नहीं हो रहा है, जो अपडेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, कोर में हो रहा है। नॉर्मल फीचर 5 तक जो थे वही चल रहे हैं। आप किसी को डॉट नेट फ्रेमवर्क नॉर्मल में काम करना है तो वो 5 के बाद वाले में काम नहीं करेगा, वो 5 तक ही काम करेगा, ठीक है। यदि 5 के बाद काम करेगा तो वो डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क और डॉट नेट फ्रेमवर्क इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसलिए जो विन फॉर्म्स हो गए या WPF हो गए, इनको यदि इस पे भी आपको काम करना है तो आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्जन पे ही काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब कैसे अपने को प्रैक्टिकली मैनेज करना है आप इसको देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको नया इन्वायरमेंट यूज करना है, वी आर यूजिंग सेम इन्वायरमेंट, बस एप्लीकेशन डिफरेंट हो। क्योंकि हम डॉट नेट कोर में किसका यूज कर रहे हैं, ASP डॉट नेट कोर MVC का यूज कर रहे हैं, जो इंटरनली डॉट नेट कोर से बनाया गया है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। देखो वी आर सेलेक्टिंग दिस वन, ASP डॉट नेट कोर वेब एप्लीकेशंस, a project template for creating an ASP.NET Core application with example ASP.NET Core MVC views and controls। देखो तो MVC में अभी आपको बताऊंगा, दिस टेम्पलेट कैन यूज टू रेस्टफुल HTTP सर्विसेज, आप इससे रेस्टफुल HTTP सर्विसेज भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे नेक्स्ट में गया, यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने ASP कोर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको चाहूँ तो मैं C ड्राइव में सेव करना, C में कर सकता हूँ, और किसी ड्राइव में सेव करना है, जैसे मैंने इसको D ड्राइव में सेव कर लिया। I will provide this folder's path to D drive. I will click on next। देखो इसमें बताया ना C#, लिनक्स, मैक, विंडोज, क्लाउड सर्विसेज, वेब सभी में काम कर रहा है, ठीक है। वी कैन टेक डॉट नेट 8.0, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। लॉन्ग टर्म सपोर्ट में भी डॉट नेट 8.0 ही है, ठीक है। तो आप इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये सब कन्फिग्रेशन आपका डिफ़ॉल्ट ही रखना है और इसको आप क्रिएट कर दो। तो दिस इज ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशंस, क्योंकि रियल टाइम में आपका ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशंस और ASP.NET कोर वेब API, हाँ सर ऊपर था वेब API, हाँ यही दोनों का होते हैं यूज होते हैं। पहले अपन कोर वेब एप्लीकेशंस देखते हैं, फिर अपन क्या देखेंगे, API देखेंगे। ये देखिए, अब आप जैसे ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट का ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे WWW रूट फोल्डर होता है जिसका काम होता है असेट्स, मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट में कोई CSS, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, कोई भी बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी, किसी भी टाइप की लाइब्रेरी या कोई इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी आपको कंटेंट रखना है तो ये WWW रूट में रख सकते हो, और इससे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस, ये पब्लिक फोल्डर जैसा होता है। कंट्रोलर्स एक्चुअली क्या, देखो जैसे MVC की यदि अपन बात करें तो कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज, तो MVC जनरली होता क्या है, जैसे अपन बात करें तो MVC एक डिजाइन पैटर्न होता है। क्या होता है, डिजाइन, हाँ, इट इज अ डिजाइन पैटर्न, ठीक है। डिजाइन पैटर्न मतलब डिजाइन करने का तरीका, डिजाइन पैटर्न दैट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स, जिसमें अलग अलग क्या होते हैं, प्रोजेक्ट के
मॉड्यूल्स होते हैं ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स, जिसमें एम का मतलब होता है मॉडल, MVC। एम स्टैंड फॉर मॉडल, मॉडल, V स्टैंड फॉर व्यू, व्यू, एंड C स्टैंड फॉर कंट्रोलर। मॉडल मतलब होता है आपका, जैसे आपको कोई भी डेटा कंटेनर इसको बोल सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई डेटा को कंटेन करवाना है किसी भी क्लास के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, मॉडल। मतलब डेटाबेस वाला जो काम होता है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, वो आपका टेम्पररी डेटा हो सकता है, डेटाबेस तक उस डेटा को, मतलब उस डेटा को आप कहीं पर भी पहुंचा सकते हो। तो डेटा कंटेनर आपका क्या है, मॉडल है। व्यू मतलब होता है यूआई या प्रेजेंटेशन, जो आपको कस्टमर को दिखाना है, यूजर इंटरफेस की अपन बात करें तो वो कहलाता है आपका व्यू। ठीक है। और कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या होता है, ये एक मतलब इसको अपन बोल सकते हैं एक इंटरमीडिएटर होता है। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को सबसे पहले लोड करते हैं, तो पहले क्या है, कंट्रोलर चलता है। मतलब एक तरह से ये लोडिंग का काम भी, लोडिंग का काम भी करता है एप्लीकेशन को। और कंट्रोलर से ही अपन व्यू और कंट्रोलर से ही अपन मॉडल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोलर इज यूज टू लोड द व्यूज एंड मॉडल्स एंड इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी। मतलब इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी मतलब कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जो फंक्शनैलिटी वाला काम है, मतलब आपको जो लॉजिक्स लिखने हैं, जो फंक्शनैलिटी लिखने हैं, वो सब आप कहाँ लिखेंगे, कंट्रोलर में लिखेंगे। व्यूज में तो आप सिर्फ HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, वो भी इसके लिए आपको ASP.NET कोर प्रोवाइड करता है रेजर व्यू। कौन सा व्यू, रेजर, रेजर। रेजर मतलब होता है इसके अंदर आप C# भी लिख सकते हो और HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो। और मॉडल में आपको प्योरली C# का क्लास बनाना है, एक ऐसा क्लास जिसके अंदर डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर्स मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टीज होगा या कंस्ट्रक्टर होगा, इसे अपन क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। तो MVC का जो फ्लो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल मतलब डेटा कंटेनर क्लास, व्यू मतलब आपका यूजर इंटरफेस दैट कंटेन्स द फाइल फॉर डिजाइनिंग एंड इट कंटेन HTML CSS JavaScript into the Razor View web pages. And third one is a controller. It is the initial layer of the applications. When we call the applications, then primary controller will be loaded. Okay. तो इसका फ्लो ये होता है, जैसे नाम होता है MVC, तो ये नाम का जस्ट अपोजिट होता है कि मतलब पहले आपका कौन सा मॉड्यूल चलेगा, कंट्रोलर चलेगा, फिर कंट्रोलर किसको लोड करेगा, व्यू को लोड करेगा, फिर कंट्रोलर किसको लोड करेगा, मॉडल को करेगा। तो ये है MVC, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। अब ये सेकेंड थर्ड आपका डिपेंड भी करता है, कभी कभी मॉडल पहले कॉल होता है, फिर मॉडल व्यू में लोड होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इनके ऑर्डर फिक्स नहीं। और कभी कभी मॉडल और व्यू के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं MVVM। इसमें एक आर्किटेक्चर और काम करता है, मॉडल व्यू, व्यू मॉडल। ठीक है, पर ये बहुत रेयर केस में होता है, मोस्ट ऑफ द केस में अभी अपन को MVC आर्किटेक्चर पे ही काम करना। तो MVC आर्किटेक्चर, जैसे अब आपको प्रोजेक्ट में ये सब चीजें बनी हुई है, इसलिए मैंने आपको बता दी कि देखो ये मॉडल है, ये व्यूज है, ये कंट्रोलर्स, तीनों चीजें बनी हुई है। क्या क्या बना है, मॉडल्स, व्यूज, कंट्रोलर। इसके बाद ऐप सेटिंग डॉट जेसन, ये होता है कि एप्लीकेशन का जो भी आपका सेटिंग्स, मतलब एप्लीकेशन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है, एप्लीकेशन में कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एप्लीकेशन में कोई सिक्योरिटी का कोड लगाना है, ठीक है, कोई कुछ भी मतलब आपको एप्लीकेशन लेवल पे करना है, तो आप ऐप सेटिंग में जाके कर सकते। ठीक है, तो ये फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो आफ्टर डिप्लॉयमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ फाइल ऐसी रहती है ना, जैसे बिल्ड बन गया, पब्लिश करा, तो उसमें क्या बन गया, उसका एक बिल्ड बन गया, हाँ सर, तो फिर चेंज नहीं होता है। पर ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन जो है ना, बिल्ड बनने के बाद भी आप इसके अंदर कुछ चेंजेस कर कर सकते सकते हैं। अब जैसे प्रोग्राम डॉट सी एस, ये तो आपने पढ़ा, ये सबसे पहले क्या लोड होता है, प्रोग्राम डॉट सी एस। हैं। अब आप प्रोग्राम डॉट सी एस में देखो, जितने भी टाइप के कन्फिग्रेशन होते हैं, वो सब के सब प्रोग्राम डॉट सी एस में होते हैं, और बाय ऑब्जेक्ट है। अब जैसे आप देखोगे, यदि नॉर्मल आपने कभी .NET कोर MVC चलाया होगा, तो वहाँ पे वेब डॉट XML फाइल होती है। ठीक है, वहां पर बहुत सारे अलग अलग, उसका पूरा स्ट्रक्चर अलग है, इसका पूरा स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस्ड, मतलब ये फुली सिक्योर होगा ही होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर आर्किटेक्चर इज प्री डिसाइडेड।
ठीक है, और ये पूरी तरह से क्या है, आपका सिक्योर भी होता है। इसलिए जब सिक्योरिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, डिजाइन पैटर्न अच्छा है, फंक्शनैलिटी रिच है, और सबसे खास बात तो ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो सीधी सी बात है कंपनी इसी को प्रिफर करेगी ना। इसलिए कंपनी आज के डेट में ASP.NET कोर MVC, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट में जो लोग काम करते हैं वो सब अपने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं ASP.NET कोर MVC में। उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो जब आपको जॉब मतलब .NET कोर में जॉब इसलिए भी मिल रही है क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में री इंजीनियरिंग हो रहा है, कि जो क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही IT में मोस्ट ऑफ द केस में ज़्यादा बड़ी कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी में तो आपको पता है कि सर्विस बेस्ड कंपनियां की टेक्नोलॉजी फिक्स नहीं होती। आज उनके पास मान स्टैक चल रहा है तो पता चला कल उन्होंने मीन स्टैक यूज कर लिया, परसों Vue.js यूज कर लिया। रोज उनकी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, पर प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी हम रोज चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर का जो मॉडिफिकेशन है ना, वो पता चला आपने एक बार मॉडिफिकेशन करा तो वही प्रोडक्ट आपको 3-4 साल तक तो चलाने ही है। ठीक है, इसलिए देखना बहुत सारी कंपनियां आज भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोबोल में काम कर रही है, मेन फ्रेम में काम कर रही है। मेन फ्रेम में तो बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनी, मतलब बहुत बड़े बड़े बैंक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट इतना बड़ा बन चुका है कि वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉपर है। सबसे पहले अभी तो इस पे फोकस करो कि इसमें सबसे पहले प्रोग्राम.cs में ये वाला कोड रहता है। इसमें क्या रहता है, इनिशियल कंट्रोलर और मेथड। जिस कंट्रोलर को आपको सबसे पहले चलाना है, मतलब जो भी आपका फ्रंट कंट्रोलर होगा उसकी एंट्री आप यहाँ करो। फ्रंट कंट्रोलर के अंदर जिस भी मेथड को आपको पहले चलाना है उसकी एंट्री। तो यहाँ पे देखो डॉट माइक्रोसॉफ्ट ने एक बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर बना के रखा है, होम कंट्रोलर। ठीक है, मैं इस कंट्रोलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं होम कंट्रोलर इसको और इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपना खुद का कंट्रोलर बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करा, ऐड में गया, यहाँ पर मैं अपना खुद का कंट्रोलर बनाता हूँ। कहाँ पे राइट क्लिक किया, ध्यान से देखना, कंट्रोलर्स में राइट क्लिक कर, हाँ सर, कंट्रोलर्स। ऐड में गया, कंट्रोलर में गया। MVC कंट्रोलर बनाना है, MT बनाना है मेरे को। मैंने ऐड करा, इस कंट्रोलर का नाम दे दिया मैंने वेलकम कंट्रोलर। ये मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट। ये मेरा फर्स्ट कंट्रोलर है, इसको ऐड कर दिया। कंट्रोलर हैज़ बीन एडेड। अब यहाँ पे राइट क्लिक करा, ऐड व्यू में गया, रेजर व्यू में गया, ऐड करा। अब अभी लेआउट पेज एक्चुअली बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बना रहता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। अपना खुद का लेआउट पेज भी हम बना सकते हैं। लेआउट पेज मतलब होता है मास्टर पेज, जहां पर पूरी डिजाइनिंग पहले से रहती है। आप अपना खुद का कस्टम लेआउट पेज भी बना सकते हो। ये लेआउट पेज कहाँ मिलेगा आपको, शेयर्ड में। तो जब भी आपके देखो, इससे मैं क्या बना रहा हूँ, ये जो मैं राइट क्लिक करके जो बनाया ना, इससे क्या बना रहा हूँ, मैं व्यू बना रहा हूँ। तो जब भी आपको व्यू बनाना है तो कंट्रोलर के मेथड में राइट क्लिक करो, ऐड व्यू करो। हाँ, तो इसी को बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। जो ये हो रहा है ना, स्कैप फोल्डिंग हो रहा है। स्कैप फोल्डिंग मतलब होता है अपने आप चीजों को मैनेज करना। तो .NET के अंदर पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, आजकल क्या आ गया, स्कैप फोल्डिंग। तो .NET में शॉर्टकट अप्रोच आज भी है, क्योंकि .NET के अंदर यदि शॉर्टकट अप्रोच नहीं होगा तो फिर .NET में क्यों आएगी कंपनी। .NEट का जो डेवलपमेंट स्पीड होता है, आप सेम प्रोजेक्ट .NET बनाओ, सेम प्रोजेक्ट जावा में बनाओ, आपको जावा में साल भर लगेंगे, .NEट में आप 4 से 5 महीने में बना दो, क्योंकि इसके अंदर स्कैप फोल्डिंग टेक्निक है। इसके अंदर बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। इसलिए कंपनियां पहले खरीद के .NET का यूज करती थी, अब तो अलग ये भी ओपन सोर्स हो चुका है। जबकि जावा के साथ उल्टा हो गया, जावा अपपेड हो गया। ठीक है, जावा के अंदर इसलिए कंपनियां जो है ना, जावा 21 20 मतलब ये जितने भी वर्जन है ना जावा लैंग्वेज, उसने क्या कर दिया, पेड, क्योंकि ओरेकल के अंडर में चला गया। और आपको पता है कि ओरेकल कोई भी प्रोडक्ट फ्री नहीं है, ओरेकल फ्री में कुछ नहीं देता है। अब देखो, ये हमारा कंट्रोलर बन गया, और ये कंट्रोलर के अंदर एक फाइल बन गई index.csht। मतलब आप सोचते हो कि आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन। अब आप ध्यान से देखोगे व्यूज के अंदर अपने आप स्कैप फोल्डिंग ने एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे एक फाइल बना दिया। और इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, CSHTML। और CSHTML मतलब ही होता है C# और HTML का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा फर्स्ट कंट्रोलर है। अब इसको चलाओ, तो चलाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, वही प्रोग्राम.cs मैंने आपको बताया था कंसोल एप्लीकेशन में भी। और यहाँ पे स्टार्टिंग अब हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, फर्स्ट। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट कंट्रोलर नहीं लिखना है, कंट्रोलर तो रहेगा ही रहेगा। और मेथड का नाम बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इंडेक्स ही रहता है। आप कुछ भी दे सकते हो, पर जब हम खुद से जो ये खुद का जो इसका पर्टिकुलर क्या है,
कोड है, जो खुद का कोड ये दे रहा है, उस कोड में इसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या रखता है, इंडेक्स रखता है। अब इसको देखो चलाते हैं। अब ये HTML पेज है, इसमें आप जो लिखना है वो लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम इन फर्स्ट वेब पेज ऑफ .NET कोर। इसी को शॉर्टकट में लोग .NET कोर MVC बोलते हैं। इसको आप रन कर दीजिए। अब आपका आउटपुट कहाँ खुलेगा, ब्राउजर्स में खुलेगा। क्यों, क्योंकि ये रन किसके अंडर में हो रहा है, IIS के अंडर में, लोकल IIS। ठीक है, आपने देखा होगा हर विंडो मशीन में एक IIS होता है, पर ये लोकल IIS किसके अंडर में है, विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो अपने अंडर में एक लोकल IIS रखता है। इसके अंडर में क्या है, ये प्रोग्राम आपका डिप्लॉय भी हो गया और रन भी हो गया। देखो, वेलकम इन फर्स्ट वेब पेज ऑफ .NET कोर MVC। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है होम प्राइवेसी, ये फूटर बना हुआ है, तो इसकी पूरी डिजाइनिंग कहाँ पर है, इसकी डिजाइनिंग पहले से .NET कोर में रहती है। कहाँ पर, शेयर्ड ज्ञान लेआउट में। अब आप इसकी डिजाइनिंग यदि अपने अकॉर्डिंग कुछ, यदि थोड़ा बहुत आपने HTML CSS पढ़ा है तो आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा कि ये हेडर है, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ हेडर, दिस इज अ पार्ट ऑफ फूटर, और यहाँ पे क्या है, रेंडर बॉडी मेथड। तो ये रेंडर बॉडी मेथड क्या करता है कि चाइल्ड पेज में जो भी कंटेंट आप दोगे उस कंटेंट को क्या करेगा, यहाँ पे रेंडर करके शो कर देगा। जैसे मैंने चाइल्ड पेज में यहाँ पे गया, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ लिखने के बाद मेरे पास जो कंटेंट था ना, इस कंटेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, .NET कोर का डेफिनेशन। ये मैंने कॉपी करा और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें ऑटोमेटिकली ऐसे दिखेगा नहीं। हाँ बताओ, करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, रिलोड। हाँ, रिलोड, ये भी कर सकते हो, ये है ना रिलोड। ये रीस्टार्ट है, और ये क्या है, ये तो कनेक्टेड है, वही रिस्टार्ट है, रिस्टार्ट। अब प्रोफेशनल एडिशन में बाय डिफॉल्ट बहुत सारे अलग फीचर्स देता है, उसमें ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाता है। तो कम्युनिटी एडिशन सर है। हाँ सर, जैसे लारावेल में जो होता है ना एक्सटेंड्स होता है, एक्सटेंड्स वैसे ही काम करेगा, हाँ एक्सटेंड्स लिखते हाँ हैं। हाँ हाँ, वैसे ही काम कर रहा है। और कंट्रोल सर इसको इसको लारावेल में व्यू में जैसे आप बनाना, वहाँ पे बनाते हो ना, कौन सा पेज, रिसोर्स रहता है, रिसोर्स ब्लेड से। ब्लेड ब्लेड पेज। हाँ, ब्लेड रहता है ना, जैसे वैसे यहाँ पर आपका रेजर पेज है, बस इस और तरीके से। सर इसको कनेक्टेड में पता कैसे लगता है कि इसको उस वही पेज उठाना है वहां से। हाँ, वो ऑटोमेटिकली रहता है। यदि आपको नया देना है तो बाय डिफॉल्ट यदि आप कुछ नहीं लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो index.cs HTML ही सर्च कर लेता है। ठीक है, ठीक। और यदि आपको कोई नया नाम देना है तो फिर व्यू में आपको इसका नाम दिखना पड़ेगा। जैसे मुझे चाहता हूँ मेरे पेज का नाम ये ना हो, मैं यहाँ लिख दूंगा D, तो वो D.cs HTML सर्च करेगा। ठीक है, यदि आप कुछ नहीं देते हो व्यू के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वो वही पेज लेता है जिस पेज मतलब से एक्शन। कंट्रोलर कंट्रोलर के इंडेक्स पेज में जो वो हाँ, है। जिस नाम से आपका कंट्रोलर के अंदर का एक्शन मेथड है, इसे क्या बोलते हैं, एक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये मैंने जो करके आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये सब चेंज करना है, तो मैं ये जो मेरे पास जो मास्टर, इसको अपन लेआउट पेज बोलते हैं। इस लेआउट पेज में आप जो भी चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर दो। हेडर मुझे ये कंटेंट नहीं रखना है, ठीक है, यहाँ पर नेविगेशन में मुझे कुछ और रखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये पूरी चीज़ें चेंज, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट का नाम देता है, तो यहाँ पर मैंने नाम चेंज कर दिया, मैंने दे दिया इसमें कोड मग। क्या नाम दे दिया मैंने, कोड मग दे दिया। ठीक है, होम दे दिया, यहाँ पे प्राइवेसी की जगह मैंने दे दिया अबाउट अस। ठीक है, अब देखो होम में पाथ किसका दे रहा था, ये ASP कंट्रोलर। अब मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, वेलकम। इंडेक्स में क्या है, होम। फिर यहाँ पे कंट्रोलर का नाम क्या दे दूंगा, यहाँ पे वेलकम। ये पाथ है। सर वेलकम या फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट है ना, हाँ फर्स्ट लिखो, भूल गया था, फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो फर्स्ट। अब मैं एक मेथड और बना दूंगा यहाँ पे, किस नाम से बनाऊंगा, अबाउट अस के नाम से। देखो, तो ये पूरा चेंजेस मैंने कर दिया। तो ये AH रेफरेंस ही है, वही हाइपर लिंक है जो आपने HTML में पढ़ा होगा। हाँ सर। पर यहाँ पे बस एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट क्या है, ये 3 एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा है आपके साथ। वहां पर H रेफरेंस चलता था, यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो पाथ होता है ना, इसमें अपन डायरेक्टली MVC में हम डायरेक्टली जा ही नहीं सकते, पहले हमें कंट्रोलर में ही जाना पड़ेगा, और कंट्रोलर से ही अपन क्या कर सकते, मतलब डायरेक्ट व्यू कॉल ही नहीं कर सकते।
100 की सीधी बात की एमवीसी डायरेक्ट व्यू को कॉल ही नहीं करने देता। एमवीसी का जो अपना जो रोड मैप है, एमवीसी का जो पाथ होता है, उसमें सबसे पहले कंट्रोलर ही आता है। और कंट्रोलर के अंदर आप एक्शन मेथड कॉल कर सकते हो, और एक्शन मेथड के अंदर फिर व्यू को लोड करते हो। तो इंटरनली देखा जाए तो यहाँ पे व्यू लोड हो रहा है। कहाँ पे व्यू लोड हो रहा है? यहाँ पे ये डॉलर दिस लोड व्यू, ये व्यू को लोड कर रहा है ये। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मेथड और बना देता हूँ, आप कितने भी एक्शन रिजल्ट मतलब कितने भी एक्शन मेथड बना सकते। तो आप यदि कोई भी एमवीसी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी यदि आपने पढ़ा, जैसे मान लो आप पीएचपी पढ़ा है आपने या जावा पढ़ा है आपने, तो 2 मिनट के अंदर आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि हर एमवीसी पैटर्न, हर एमवीसी फ्रेमवर्क का जो जो डिजाइन पैटर्न है वो कॉमन ही होता है, बस नाम अलग अलग रहता है। अब मैं जैसे डॉट नेट कोर पढ़ाता हूँ, स्प्रिंग बूट पढ़ाता हूँ, माइक्रो सर्विस, सब कुछ सेम है। बस थोड़ा बहुत स्टाइलिंग का, एनोटेशन का, कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस है बस। बाकी अंदर तो सब कुछ वही है। बोलते हैं ना सभी भगवान एक ही है, वैसे सभी टेक्नोलॉजी के अंदर के जो फ्रेमवर्क है ना वो लगभग लगभग एक ही है। एड व्यू, एड व्यू कर लो, इसको आप कर दो रेजर व्यू। एड। अब देखो यहाँ पे गए अपन, व्यू का नाम क्या देना चाहते हो आप, ये भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद लेआउट पेज, लेआउट पेज मतलब वही मास्टर पेज। ठीक है। और यहाँ पे कर दो बिना लेआउट के करना, फिर ये कर दो, फिर इसमें लेआउट पेज नहीं आएगा ये। ठीक है। पर मुझे लेआउट पेज को बनाना है। ठीक है। तभी तो वो रेंडर बॉडी जो आपका लिखा है ना लेआउट पेज में, ये क्या करता है? ये इल्ड करता है, कॉल करता है। किसको इल्ड करता है? चाइल्ड पेज के कंटेंट को। तो मतलब जो भी चाइल्ड पेज में आप लिखोगे उस कंटेंट को रेंडर करने का काम होता है। क्या बोल रहा है ये? देयर वर एरर द कोड जनरेटर फेल्ड टू बिल्ड द प्रोजेक्ट, बिल्ड एरर्स। क्योंकि रिटर्न व्यू नहीं लिखा ना मैंने। अब ये चीज ध्यान रखना, यदि आपके सोर्स कोड में यदि कोई चेंजेस होगा तो ये काम नहीं करेगा। सोर्स कोड आपका क्लीन होना चाहिए, क्लीन कोड होना चाहिए। यदि क्लीन कोड नहीं है तो स्कैप फोल्डिंग काम नहीं करेगा। आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस है ना ये? हाँ, आई एक्शन रिजल्ट आपका एक इंटरफेस होता है जो एक्शन ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो इंटरफेस क्यों नहीं है यहाँ पे? लूज कपलिंग बिहेवियर के लिए, क्योंकि आप इंटरफेस यदि यूज करोगे तो आपको दो फायदा होता है, बताया था ना मैंने, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बिहेवियर और यस दूसरा सर। लूज कपलिंग बिहेवियर। हाँ हाँ। दिस वन। ठीक है। अब अबाउट अस में आपको जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है। यू कैन राइट द कंटेंट ऑन अबाउट, राइट द कंटेंट ऑफ अबाउट अस। मैं यहाँ पे जाता हूँ, दिस वन अबाउट अस, दिस वन कॉपी करा मैंने और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मेरा पूरा मेन्यू भी क्रिएट हो गया, और ये पूरा कंट्रोल किससे हो रहा है? आपका एक सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट। जब भी मुझे कुछ डिजाइनिंग में चेंजेस करना है तो अब मुझे हर चाइल्ड में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ मास्टर में जो भी चेंज करूंगा सब जगह दिख जाए। तो मतलब एक ग्लोबल क्या हो गया आपका, एक कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल आपका क्या हो गया, एक डिजाइन हो गया ना। यही तो चाहिए आज के डेट में कि एक ही जगह से मैं पूरा डिजाइन क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता। पर ये आर्किटेक्चर अभी मोनोलिथिक है। अभी ये जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो ये माइक्रो सर्विस नहीं है, ये क्या है? मोनोलिथिक है। क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट क्या है आपका, एक जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है ना। जैसे फर्स्ट कंट्रोलर से दूसरा कंट्रोलर कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरा है, एक कंट्रोलर मेथड से दूसरा कनेक्टेड है। तो ये मॉडल पे भी काम होता है, पर आजकल इससे भी ज्यादा एडवांस काम हो रहा है मतलब माइक्रो सर्विस। उसमें क्या है, एपीआई बनाओगे और एपीआई को अपन क्या करेंगे, जैसे अपन एएसपी डॉट नेट ही बना रहे हैं तो एएसपी डॉट नेट में भी अपन डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। डायरेक्ट अपन कोड लिखना है, अपन उसमें क्या करेंगे, एपीआई अलग रहेगा, उस एपीआई को कॉल करेंगे। ये आ गया अबाउट अस, बन गया कोड, कोड मग दिस वन।